तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का अपनी क्लास को। इससे पिछली वाली क्लास में हम लोगों ने एक्सटर्नलिटीज का मीनिंग, उसके टाइप्स और उसके नेचर के बारे में जाना था। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ एक्सटर्नलिटीज। इसका सिंपल मतलब है कि एक्सटर्नलिटीज का ग्राफ कैसे बनता है, आज हम उसके बारे में जानेंगे। इसके और भी ग्राफ बनते हैं, लेकिन बाकी सभी ग्राफ का बेसिक आज के इस लेक्चर में कवर होगा। आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा कोस थ्योरम, वहां पे ग्राफ आएगा। मैं आपको पढ़ाऊंगा पिगुवियन टैक्स, पिगुवियन सब्सिडी, वहां पे ग्राफ आएगा। वो सारे ग्राफ कैसे बनेंगे वो आज की इस क्लास के थ्रू आप समझ पाएंगे। आज की इस क्लास में हम लोग जानेंगे एक्सटर्नलिटीज का ग्राफ कैसे बनता है, बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। और सारे के सारे कर्व कैसे बनते हैं, हर एक चीज का आपको रीजन भी दूंगा। और ऐसा नहीं है कि बेसिक है तो एग्जाम में नहीं आएगा, भाई एग्जाम में आएगा। एग्जाम में इस चीज के ऊपर भी क्वेश्चन बन चुका है, आज के लेक्चर के ऊपर भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं। आपके एग्जाम में एक तो ये क्वेश्चन आ चुका है कि एक्सटर्नलिटीज होती क्या है, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ बताइए, उसके इम्प्लीकेशन क्या है बताइए, इसे कवर करेंगे। और ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम में आ चुका है। ये क्वेश्चन कह क्या रहा है मैं अभी इस पर नहीं आऊंगा, मैं लेक्चर थोड़ा आगे पढ़ाऊंगा, थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा। और जब मैं लेक्चर थोड़ा आगे बढ़ा दूंगा और पढ़ा दूंगा तब मैं अपने आप इस क्वेश्चन पे आ जाऊंगा कि देखो इस वाले क्वेश्चन का आंसर ये रहा, ये चीज ये कहना चाहता है। तो ठीक है, ये दो क्वेश्चन भी हमारे आज के इस लेक्चर के थ्रू कवर हो जाएंगे जो कि ऑलरेडी आपके एग्जाम में आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम जब भी अपना आंसर स्टार्ट करेंगे ऐसे वाले क्वेश्चन के केस में, सबसे पहले बताऊंगा कि एक्सटर्नलिटीज होता क्या है, जो कि ऑलरेडी आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूं। तो वही सारी बातें लिखी है, मैं सीधे जो है डायग्राम पे आना चाहूंगा कि इसका डायग्राम बनता कैसे है। तो आइए सीधे अपन लोग जो है डायग्राम पे आते हैं, फिर उसके बाद रीडिंग वगैरह हम लोग कर लेंगे। ठीक है, हम सीधे डायग्राम पे आते हैं। डायग्राम पे आने से पहले आप मान लो यहाँ पर दो लोग हैं और मैंने वही एग्जाम्पल लिए है जो कि एग्जाम्पल आपके बुक्स के अंदर या आपकी रीडिंग्स के अंदर दिए हुए है। बात करूं एग्जाम्पल की, तो यहां पर मैंने एग्जाम्पल लिया है लीजा का, जो कि एक फिशरमैन है। ठीक है, और एक एग्जाम्पल है बार्ट का। बार्ट एक व्यक्ति है जिसके पास फैक्ट्री है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, और लीजा एक फिशरमैन है। बार्ट अपनी फैक्ट्री चलाता है और अपनी फैक्ट्री का सारा केमिकल वो रिवर में छोड़ देता है। और लीजा एक फिशरमैन है जो उस रिवर से मछलियां पकड़ती है और अपना जीवन यापन करती है, अपनी जो है लिविंग को वो जीती है। तो यहाँ पे बार्ट कौन है, यहाँ पे बार्ट जो है वो फैक्ट्री को ऑपरेट करने वाला इंसान है, जो कि अपना सारा गार्बेज, अपना सारा केमिकल डंप करता है उस रिवर के अंदर। और लीजा कौन है, लीजा वो पर्सन है जो रिवर के थ्रू, मछलियों के थ्रू अपनी लिविंग को, अपने जीवन को वो जीती है। ठीक है, अब इनका ग्राफ कैसे बनेगा आइए समझने का प्रयास करते हैं। एक बात और, यहां पर जो मैं बात कर रहा हूं वो नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज की बात कर रहा हूं, बिकॉज मैंने आपको बताया था हम जब भी एक्सटर्नलिटीज की बात करते हैं वो अक्सर नेगेटिव की ही बात करते हैं। तो अब इस पूरे चैप्टर में हम जब भी बोलेंगे एक्सटर्नलिटीज तो मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं नेगेटिव की बात कर रहा हूं। जब तक मैं अपने आप से मेंशन ना करूं पॉजिटिव, तब तक पॉजिटिव नहीं मानना, तब तक उसको नेगेटिव ही मान के चलना है। ठीक है, अब देखो ग्राफ कैसे बनेगा। तो ग्राफ को बनाने से पहले कुछ एक जरा बेसिक बात को जानो। वो बेसिक बात जब तक आप नहीं जानोगे आप जो है ग्राफ को बना नहीं सकते। ठीक है, वो बेसिक बात क्या है सुनो बेटा। कॉस्ट दो प्रकार की होती है, एक्सटर्नलिटीज के अंदर कॉस्ट दो प्रकार की होती है बच्चों। एक होती है प्राइवेट कॉस्ट, वेट अ मिनट, हाँ जी। तो बच्चों एक होती है आपकी प्राइवेट कॉस्ट और दूसरी बच्चों आपकी होती है सोशल कॉस्ट। और जरा समझने का प्रयास करना मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मेरी बात सुनो। प्राइवेट कॉस्ट का मतलब क्या है बेटा, मैंने कोई प्रोडक्शन किया, मैंने मान लो फैक्ट्री है मेरी, और मान लो मैंने कोई प्रोडक्शन किया, मैंने पेन बनाया या मैंने कुछ भी बनाया, एनीथिंग एल्स, मैंने कोई वस्तु बनाई और वस्तु को बनाने में मैंने प्रोडक्शन किया। और बेटा मान लो
वस्तु को बनने में मेरे लगे 1000 रुपये। कितने रुपए? 1000 रुपये। तो जो पैसा वास्तव में वस्तु को बनने में लगा उसको बच्चों बोलते हैं प्राइवेट कॉस्ट। लेकिन अब जरा मेरी बात को सुनो, मैंने वस्तु बनाई, मेरी जेब से 1000 रुपये लगे, दैट इज माई प्राइवेट कॉस्ट। लेकिन वस्तु को बनने से, वस्तु के बनने से मैंने मार्केट में पॉल्यूशन को बढ़ावा दिया। मेरी फैक्ट्री से जब वस्तु बन रही थी तो उसकी चिमनी से धुआं निकल रहा था, या मान लो मैंने अपनी फैक्ट्री में जो कूड़ा कचरा था वो सब नदी में बहा दिया, नदी खराब कर दी, या फिर चिमनी से धुआं निकला, मैंने एयर पॉल्यूशन कर दिया, और मेरी इस एक्टिविटी से समाज को नुकसान हुआ। जो लोग नदी से पानी भरते थे या मछलियां पकड़ते थे, उन्हें मछलियां मरी हुई मिल रही है, या उन्हें पानी गंदा मिल रहा है, पानी साफ नहीं मिल रहा। एयर में प्रॉपर अब क्लीन एयर नहीं है, लोगों को सांस लेने में समस्या हो रही है, जिसकी वजह से समाज में नुकसान हुआ। तो मेरे प्रोडक्शन करने से समाज को भी एक नुकसान झेलना पड़ा उस चिमनी के थ्रू, उस गलत गैस के थ्रू, उस डेंजरस गैस के थ्रू, उस गंदे केमिकल के थ्रू समाज को भी नुकसान झेलना पड़ा। और समाज को जो नुकसान झेलना पड़ा, समाज को जो नुकसान झेलना पड़ा बेटा, उसको बोलते हैं सोशल कॉस्ट। उसे क्या बोलते हैं? सोशल कॉस्ट, जहाँ पे समाज को भी प्रॉब्लम आई। ठीक है, अब वैसे देखा जाए तो इसको न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्रेस कर पाना मुश्किल है कि समाज को कितने रुपए का लॉस हुआ। समझ रहे हो कि भाई केमिकल के थ्रू या हमारे डेंजरस एयर के थ्रू समाज को कितना लॉस हुआ, उसको मॉनेटरी टर्म्स में बता पाना थोड़ा मुश्किल है। बट हम एज्यूम कर लेते हैं कि मेरी वजह से जो समाज के लोग हैं उन्हें 500 रुपये का नुकसान हुआ। वो नुकसान कैसे हुआ? वो इलाज करवाने के लिए अस्पताल वगैरह गए, दवाइयाँ वगैरह खर्च करी, जिसकी वजह से उनके मान लो 500 रुपये खर्च हो गए। तो 500 रुपये का जो है समाज को नुकसान झेलना पड़ा। जो नुकसान समाज को झेलना पड़ा बच्चों, उसको बोलते हैं मार्जिनल डैमेज। उसे क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मार्जिनल डैमेज, शॉर्ट में इसको बोलते हैं एमडी। और वो कितना हुआ? समाज को 500 रुपये का नुकसान झेलना पड़ा, समाज को 500 रुपये की कॉस्ट आई। अब बात करता हूं मैं सोशल कॉस्ट की। तो अल्टीमेटली सोशल कॉस्ट कितनी आई? तो सोशल कॉस्ट का बच्चों फॉर्मूला होता है प्राइवेट कॉस्ट प्लस मार्जिनल डैमेज। कि प्राइवेट कॉस्ट में अगर मैं जोड़ दूं क्या? मार्जिनल डैमेज, तो क्या आएगी मेरी? सोशल कॉस्ट। बोले तो 1000 प्लस 500, तो सोशल कॉस्ट कितनी आ गई? ये सोशल कॉस्ट आ गई मेरी 1500। अब आप लोग क्वेश्चन करोगे कि भैया नहीं, सोशल कॉस्ट तो 500 रुपये आनी चाहिए, समाज को तो केवल 500 का नुकसान हुआ ना, समाज को केवल 500 रुपये खर्च करने पड़े। बेटा मेरी बात सुनो, वो जो प्राइवेट बंदा प्रोडक्शन कर रहा है, देखा जाए एक तरह से बेटा वो भी तो उस समाज में रहता है, वो भी तो उसी समाज का हिस्सा है। अगर वो डेंजरस एयर हवा में फैली तो जो प्राइवेट व्यक्ति जिसने वस्तु बनाई, जब वो अपने घर जाएगा तो वो भी तो उस डेंजरस एयर को इनहेल करेगा, वो भी तो उस डेंजरस हवा में सांस लेगा, तो वो भी तो एक तरह से समाज का हिस्सा है। तो ये भी समाज का हिस्सा है। तो जब मैं सोशल कॉस्ट निकालूंगा कि समाज में कुल कितना खर्चा हुआ, तो उसमें एक तो आएगा प्राइवेट कॉस्ट कि उसने जो वस्तु बनाई तो उसका प्राइवेटली कितना खर्चा हुआ, बिकॉज ये भी समाज का ही हिस्सा है, तो इसको भी शामिल किया जाएगा। और प्लस वस्तु को बनने से बाकी लोगों को जो नुकसान हुआ, कितना का हुआ? 500 का मार्जिनल डैमेज, बेटा वो भी सोशल कॉस्ट में शामिल होगा। तो सोशल कॉस्ट का फॉर्मूला बन जाता है प्राइवेट कॉस्ट प्लस मार्जिनल डैमेज। ठीक है, तो मेरे ख्याल से प्राइवेट कॉस्ट क्या है, मार्जिनल डैमेज क्या है और सोशल कॉस्ट क्या है, आपको समझ में आ गया होगा। और अब मैं आपको बताऊंगा इनका डायग्राम कैसे बनता है। ठीक है, तो चलिए अपने डायग्राम की ओर आते हैं। तो सबसे पहले बच्चों बनाऊंगा एक डायग्राम जिसको बच्चों बोलेंगे डिमांड कर्व। क्या बोलेंगे? डिमांड कर्व। ठीक है, बिकॉज अगर बात करूं इक्विलिब्रियम की, तो इक्विलिब्रियम अचीव तब होता है जब डिमांड और सप्लाई आपस में बराबर होते हैं। मेरी बात सुनो, इक्विलिब्रियम अचीव कब होता है? जब डिमांड और सप्लाई आपस में बराबर होते हैं। तो डिमांड कर्व बनाऊंगा, या फिर डिमांड कर्व को छोड़ो,
मैं आपके लिए और आसान लैंग्वेज में इसको बोलता हूं मार्जिनल बेनिफिट। क्या बोलूंगा? मार्जिनल बेनिफिट। ये जो हमारा बंदा है, ये वाला प्राइवेट कॉस्ट वाला, ये जो वस्तु बना रहा है, अब ये वस्तु बना के मार्केट में बेचेगा तो उसको प्रॉफिट भी तो होगा, इसको पैसा भी तो मिलेगा। मेरी बात समझ में आ रही? इसको फायदा भी तो होगा। तो मान लो इसके लिए मैं एक कर्व बनाऊंगा, जैसे क्या बोलूंगा मैं? मार्जिनल बेनिफिट, और मार्जिनल बेनिफिट शो करेगा इस बंदे को होने वाले फायदे को, इस बंदे को होने वाले बेनिफिट को। ठीक है, तो लीजिए, ये लीजिए, मैंने ये बच्चों क्या बनाया? ये एक कर्व बनाया, और ये स्ट्रेट नहीं बना। वेट ए मिनट, लीजिए, मैंने कर्व बनाया और बच्चों इस कर्व का नाम दिया मैंने एम बी बोले तो मार्जिनल बेनिफिट। ठीक है, ओके। अब सुनो बाकी कर्व के बारे में। सबसे पहले मैंने बनाया प्राइवेट कॉस्ट वाला कर्व। प्राइवेट कॉस्ट वाले कर्व का मतलब है वो 1000 रुपए वाला कर्व, कि जब मैंने प्रोडक्शन किया तो प्रोडक्शन करने में कितना खर्च हुआ, दैट इज प्राइवेट कॉस्ट, या फिर मैं उसको बोलता हूं PMC, प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट। और प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो बच्चों बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट क्यों बनेगा? ऊपर की ओर क्यों जा रहा है? वो ऊपर की ओर इसलिए जा रहा है क्योंकि जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ेगी बेटा, वैसे वैसे ही मार्जिनल कॉस्ट भी बढ़ेगी, खर्चा भी बढ़ेगा। ये स्टार्ट होगा 0 से थोड़ा ऊपर। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ रखा है अपनी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है, हम जब भी प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोडक्शन करते समय हमारी टोटल कॉस्ट कभी भी 0 नहीं होती। हम भले कुछ भी प्रोडक्शन ना करें तब भी इंसान को कुछ ना कुछ कॉस्ट तो फेस करनी पड़ती है, जिसको हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे रेंट। अगर मैं कोई प्रोडक्शन ना करूं बट मेरे पास एक फैक्ट्री है, मैं उस फैक्ट्री में कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी उस फैक्ट्री का किराया मुझे पे करना पड़ेगा, वो मेरी फिक्स्ड कॉस्ट है। तो इसका मतलब क्या है? प्रोडक्शन आप करो या ना करो, आपको कुछ ना कुछ कॉस्ट तो पे करनी ही पड़ती है, जो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट होती है, जिसकी वजह से जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो स्टार्ट 0 से नहीं होगा। अगर आपका प्रोडक्शन 0 भी होगा तब भी इंसान को कुछ ना कुछ कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, इसलिए ये वाला कर्व आपका हमेशा थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होगा। ठीक है, चलिए दूसरे कर्व की बात करता हूं। लीजिए, वेट अ मिनट, स्ट्रेट नहीं बना। लीजिए, ये एक कर्व और बना, इसको नाम दिया मैंने एमडी का बच्चों मतलब है मार्जिनल डैमेज। अभी एमडी क्या शो कर रहा है, ये मार्जिनल डैमेज क्या शो कर रहा है, जरा समझने का प्रयास करो। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा, मात्रा बढ़ेगी बेटा, वैसे वैसे समाज में नुकसान भी तो बढ़ेगा। अगर मैं आज एक पेन बनाऊंगा तो एक पेन बनाने से धुआं थोड़ा कम निकलेगा, रिवर में थोड़ा कचरा कम जाएगा, लेकिन जैसे जैसे मात्रा बढ़ेगी धुआं भी निकलेगा ज़्यादा, रिवर में कचरा भी जाएगा ज़्यादा, मार्जिनल डैमेज होगा ज़्यादा, समाज को नुकसान होगा ज़्यादा। तो ये कर्व बढ़ेगा ऊपर की ओर, लेकिन स्टार्ट होगा 0 से। क्यों? क्योंकि अगर मान लो मैं कुछ प्रोडक्शन ही नहीं करूँगा, तो कोई कचरा नदी में जाएगा नहीं, चिमनी से कोई धुआं निकलेगा नहीं, जिसकी वजह से फिर समाज को कोई नुकसान होगा नहीं, तब मेरा डैमेज क्या होगा? 0। तो प्रोडक्शन 0, डैमेज 0। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हौले हौले डैमेज बढ़ेगा। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं, मार्जिनल डैमेज एंड प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट, तो इनको जोड़ के जो मेरा थर्ड कर्व बनेगा वो बच्चों स्टार्टिंग यहां से होगी। उसकी स्टार्टिंग यहां से क्यों होगी? क्योंकि आपको बताया था मैंने, जो बनाऊंगा मैं सोशल मार्जिनल कॉस्ट, उसका फॉर्मूला क्या होता है? प्राइवेट वाली कॉस्ट उसमें जोड़ दो मार्जिनल डैमेज। अगर मुझे क्या निकालनी है? सोशल कॉस्ट को मैं सोशल मार्जिनल कॉस्ट भी बोल सकता हूं। देखो ना, हमने यहां लिखा था फॉर्मूला कि सोशल कॉस्ट क्या होता है? प्राइवेट कॉस्ट, और उसमें क्या जोड़ना है? मार्जिनल डैमेज। तो जरा मेरी बात समझो। अब मान लो प्राइवेट कॉस्ट यहां पर कितनी मेरी जी, यहां पर बेटा एज्यूम कर लो 80 है जी, 80, आउटपुट 0, तभी कुछ कॉस्ट तो आएगी, कितनी आएगी? 80।
बताओ इस लेवल पे जीरो पे मार्जिनल डैमेज कितना है? जीरो। जब आउटपुट जीरो तो डैमेज कितना? जीरो। 80 प्लस जीरो, तो मेरा सोशल कॉस्ट कितना आ गया? 80। इट मीन्स सोशल कॉस्ट मेरा स्टार्ट कहां से होगा? 80 से। इट मीन्स सोशल कॉस्ट मेरा स्टार्ट यहीं से होगा जहां से प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि यहां पे मार्जिनल डैमेज जीरो है और मार्जिनल डैमेज जीरो होने की वजह से, ये जीरो होने की वजह से ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। इसलिए ये भी स्टार्टिंग आपकी यहीं से होगी। तो यहां से एक कर्व और बना, दैट इज SMC, सोशल मार्जिनल कॉस्ट। होपफुली समझ में ये तो आपको आ गया होगा ये तीनों के तीनों डायग्राम बने कैसे। ठीक है, बताओ क्या आपको इतनी बात क्लियर है? बोलो, क्या आपको इतनी बात क्लियर? जी हाँ, हमको इतनी बात क्लियर है। अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, बहुत ही ध्यान से सुनने का और समझने का प्रयास करना। ठीक है, जो भी आपसे मैं कहना चाह रहा हूँ, देखो अब मार्जिनल बेनिफिट को अपन लोग डिमांड कर्व भी कहते हैं, अपन लोग डिमांड कर्व भी कहते हैं। और ये कौन सा कर्व है आपका? ये है बच्चों आपका, देखा जाए तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व। और ये भी क्या आप लोगों का? मार्जिनल कॉस्ट कर्व। आपको पता है मार्जिनल कॉस्ट कर्व को अपन लोग सप्लाई कर्व भी कहते हैं। और जब डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व आपस में कट करेंगे तो उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो देखो यहां बच्चों आ रहे हैं दो इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहां पे एक बार तो डिमांड कर्व को सप्लाई करने यहां पे किया इंटरसेक्ट, और एक बार डिमांड कर्व को सप्लाई करने यहां पे किया इंटरसेक्ट। तो एक हो गया इक्विलिब्रियम ये। ठीक है, इसके पॉइंट को मैं बिल्कुल नीचे लेके आ गया। ठीक है, ये पॉइंट क्या आ गया आपका? बिल्कुल ही नीचे आ गया। अब बच्चों एक हो गया ये। ठीक है, इसको मान लो मैंने बोला OQ और इसको मान लो मैंने बोला OQ1। अब जरा समझो इक्विलिब्रियम की जो मैं बात कर रहा हूं, इसकी और इसकी दोनों में अंतर क्या है, इसकी और इसकी दोनों में अंतर क्या है, जरा देखने का प्रयास करना। पहले नाम दिया, मान लो इसको नाम दिया मैंने G और इसको नाम दिया मैंने D। अब जरा समझने का प्रयास करना। ये वाला पॉइंट दर्शा रहा है प्राइवेट एंटरप्रेन्योर के इक्विलिब्रियम को। वो प्राइवेट बंदा जिसने वस्तु बनाई, वो प्राइवेट बंदा बोल रहा है, वो प्राइवेट बंदा बोल रहा है कि भाई मेरा इक्विलिब्रियम तो यहां पे आएगा, कि जो मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं वही 1000 रुपए वाला बंदा वो क्या बोलता है कि भाई मेरा इक्विलिब्रियम यहां पे आएगा, मेरा सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व यहां पे काट रहा है, इक्विलिब्रियम पॉइंट मेरा यहां पे आएगा। मतलब क्या है? वो कह रहा है कि अगर मैं नीचे आओ Q, कि अगर मैं O से लेकर Q तक प्रोडक्शन करूं, अगर मैं O से लेकर Q तक प्रोडक्शन करूं, तब मैं इक्विलिब्रियम में रहूंगा। लेकिन इक्विलिब्रियम में वो रहेगा तो, लेकिन वो समाज के लिए अच्छा पॉइंट नहीं है। समाज क्या बोल रहा है? समाज बोल रहा है कि भाई तेरे कहने से काम नहीं चलेगा, तू तो अपना बनाता जाएगा, बनाता रहेगा, नुकसान हमको झेलना पड़ेगा, प्रोडक्शन तू करेगा, गंदा पानी हम पिएंगे, प्रोडक्शन तू करेगा, सांस लेने में समस्या हमें आएगी। तो समाज बोल रहा है कि नहीं, इक्विलिब्रियम ये वाला पॉइंट नहीं होना चाहिए, इक्विलिब्रियम डी पॉइंट होना चाहिए, जहां पे समाज का, सोसाइटी का सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व आपस में कट कर रहे हैं और सोसाइटी का सप्लाई कर्व डिमांड कर्व को यहां पे काट रहा है। तो समाज क्या बोल रहा है? समाज बोल रहा है कि भाई ये अच्छा पॉइंट है, ये अच्छा पॉइंट है। समाज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक एफिशिएंट पॉइंट है, और समाज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला इनएफिशिएंट पॉइंट है। समाज बोल रहा है कि अगर नीचे ले आओ ये समाज बोल रहा है अगर OQ1 प्रोडक्शन करोगे तो बेस्ट है, कि OQ1 पर समाज को दिक्कत नहीं है, OQ1 प्रोडक्शन करोगे तो थोड़ा धुआं वगैरह कम होगा, ठीक है, सांस लेने में समस्या कम होगी, पानी साफ मिलेगा। लेकिन अगर OQ1 प्रोडक्शन थोड़ा ज्यादा करोगे, OQ1 तक करोगे, तो ये इनएफिशिएंट पॉइंट है, समाज की नजरों में ये अच्छा पॉइंट नहीं है। अगर आप इस OQ पे प्रोडक्शन करोगे, इट मीन्स अगर आप इस G पॉइंट पे आओगे तो समाज के लिए अच्छा पॉइंट नहीं है। यहाँ पर पानी और गंदा हो जाएगा, यहाँ पर सांस लेने में समस्या और बढ़ जाएगी। समाज क्या बोल रहा है? समाज बोल रहा है भाई बनाओ D पर, और प्राइवेट एंटरप्रेन्योर बोल रहा है भाई बनाओ G पर। अगर बात करूं अपने नाम की लीजा एंड ब्रेड की, तो ब्रेड फैक्ट्री का मालिक था, ब्रेड क्या बोल रहा है?
ब्रेट बोल रहा है कि भाई मैं OQ तक प्रोडक्शन करूंगा, क्योंकि ये मेरा क्या है, इक्विलिब्रियम। जबकि लीजा जो उस नदी से मछली पकड़ती है, वहां से पानी भरती है, लीजा क्या बोल रही है, लीजा बोल रही है कि नहीं नहीं नहीं, OQ1 तक प्रोडक्शन करो। लीजा क्या बोल रही है, लीजा बोल रही है मेरे लिए डी पॉइंट बेस्ट है, OQ1 तक प्रोडक्शन करो। और ब्रेट बोलूं, देखो अगर मैं बार बार उसको ब्रेट बोल दूं तो ब्रेट बोलूं या बार्ट बोलूं दोनों सेम मानना। वो नाम मैं बोल नहीं पा रहा ठीक से, उसको बार्ट बोलना है, ब्रेट बोलना है, दोनों सेम मानना, ठीक है। अब बार्ट क्या बोल रहा है, बार्ट बोल रहा है नहीं कि भैया मैं तो OQ तक प्रोडक्शन करूंगा, क्योंकि मेरे लिए जी क्या है, जी मेरे लिए बेस्ट है। अब यहां पे दिक्कत आ गई। अब मैं चलो एक बार पॉइंट्स की थोड़ा नेमिंग कर दूं, नेमिंग करने से थोड़ा पॉइंट्स के आपको याद रखना और आसान हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार मैं पॉइंट्स की नेमिंग करना चाहूंगा। मान लो इस वाले पॉइंट को मैंने बोला A, इस वाले पॉइंट को मैंने बोला B, इस वाले पॉइंट को मैंने बोला C। तो A B C D। इस वाले पॉइंट को बेटा नाम दिया मान लो मैंने E, इस वाले पॉइंट को नाम दिया मैंने F, इस वाले पॉइंट को नाम दिया मैंने G। उसके अलावा जो 80 था, ये 80 बेटा मान लो इस वाले पॉइंट को नाम दिया मैंने R, और जो ये वाला कर्व है ये पर, इस वाले पॉइंट को बच्चों नाम दिया मान लो मैंने S। तो यहाँ पे मैंने जो है कुछ नेमिंग कर दी ताकि अब हम जो है डायग्राम को और अच्छे से समझ सके। तो जरा मुझे बताओ, जितना मैंने अभी आपको डायग्राम समझाना चाहा, क्या आपको उतना डायग्राम क्लियर है? अब इतना डायग्राम तो क्लियर है। अब दिक्कत यह है कि प्रोडक्शन OQ पर करे या OQ1 पे करे, क्योंकि एक बंदा बोल रहा है OQ1 पे करो और एक बंदा बोल रहा है प्रोडक्शन OQ पर करो। तो प्रोडक्शन में किसकी बात मानी जाएगी, OQ की बात माने या OQ1 की बात माने, ये बात समझ में नहीं आ रही। एक चीज तो अपने को ये देखनी है, और दूसरा हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या इन दोनों के लिए कोई बीच का रास्ता है, क्या इन दोनों के लिए कोई बीच का रास्ता है। बीच का रास्ता मतलब जहां पर लीजा भी खुश हो जाए और जहां पर बार्ट भी खुश हो जाए, क्या कोई बीच का रास्ता है? तो हम एक बार इसको भी जानेंगे। उसको जानने से पहले बस बताओ, जितना डायग्राम मैंने फिलहाल बताया कि आपको उतना डायग्राम क्लियर है? तो मेरे साथ पहले इतना रीडिंग कर लो, उसके बाद बताऊंगा इनके साथ अब क्या होने वाला है, ठीक है। तो देखो इतना डायग्राम एक बार पढ़ते हैं। क्या लिखा है कि डायग्राम में क्वांटिटी को x एक्सिस पे और प्राइस को y एक्स पे शो कर रखा है। SMC रिप्रेजेंट कर रहा है सोशल मार्जिनल कॉस्ट, या फिर हम इसको सोसाइटी का सप्लाई कर बोल सकते हैं। PMC का मतलब क्या था, प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट, या फिर इसको मार्केट का या उस प्राइवेट बंदे का 1000 रुपए खर्च करने वाले बंदे का सप्लाई कर भी बोल सकते हैं। अच्छा MB क्या है, ये MB रिप्रेजेंट करता है मार्जिनल बेनिफिट को, या फिर हम इसको डिमांड कर भी बोल सकते हैं। और मैं अदर लैंग्वेज में मैं बोल सकता हूं उस प्राइवेट एंटरप्रेन्योर को प्रोडक्शन करने से जो बेनिफिट मिला, उस प्राइवेट एंटरप्रेन्योर को प्रोडक्शन करने से जो बेनिफिट मिला, मतलब ब्रेट या बार्ट को प्रोडक्शन करने से जो बेनिफिट मिला, उसको क्या बोलूंगा, उसको बोलूंगा मैं क्या, उसको बोलूंगा मैं मार्जिनल बेनिफिट। अच्छा लीजा को या सोसाइटी को जो नुकसान हुआ उसको बोलेंगे MD कर्व। MD कर्व क्या शो करता है, मार्जिनल डैमेज। मार्जिनल डैमेज दर्शाता है सोसाइटी में होने वाला नुकसान। तो लीजा को जो फिशरमैन है उसको जो नुकसान हुआ उसको मैंने शो किससे किया, MD से, मार्जिनल डैमेज से। इसको एक्सटर्नल कॉस्ट या फिर नेगेटिव एक्सटर्निटी भी कहते हैं। आगे बोलते हैं MD कर्व है, तो MD कर्व अपवर्ड स्लोपिंग है which shows every increase in output result in higher external cost। MD कर्व आपका ऊपर की ओर जा रहा है, मार्जिनल डैमेज, और ये शो कर रहा है कि जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे समाज का नुकसान बढ़ेगा, मार्जिनल डैमेज भी बढ़ेगा। आगे बोलता है द डिफरेंस बिटवीन SMC एंड PMC कर्व इज MD कर्व। ये एक समझने वाला और एक अच्छा पॉइंट है। द डिफरेंस बिटवीन SMC एंड PMC कर्व इज MD कर्व। मेरी बात सुनो, उसको जरा आप पहले यहां देखो। मैंने आपको बताया था कि SMC क्या होता है, सोशल कॉस्ट क्या होती है, प्राइवेट कॉस्ट प्लस मार्जिनल डैमेज। अब अगर मैं सोशल कॉस्ट में से माइनस कर दूं क्या, प्राइवेट कॉस्ट, क्या बच जाएगा, मार्जिनल डैमेज।
तो मार्जिनल डैमेज का फॉर्मूला बना सोशल कॉस्ट माइनस प्राइवेट कॉस्ट। सोशल कॉस्ट में से प्राइवेट कॉस्ट घटा दो, उसके बीच का अंतर क्या होता है? मार्जिनल डैमेज। अब इस चीज को मैं आपको यहां पे शो करता हूं। देखो, ये सोशल कॉस्ट है और ये प्राइवेट कॉस्ट है। सोशल कॉस्ट और प्राइवेट कॉस्ट, इनके बीच का गैप, इनके बीच का गैप, तो ये गैप आ रहा है इनके बीच का। अगर मैं देखना बहुत ध्यान से, कोई नोट मत करना, इनके बीच का गैप देखो, इनके जो बीच का गैप है वो गैप ये आ रहा है, आपको दिख रहा होगा, है ना? इनके जो बीच का गैप है वो गैप ये है। सोशल कॉस्ट और प्राइवेट कॉस्ट के बीच का गैप ये है। और आपको पता है सोशल कॉस्ट और प्राइवेट कॉस्ट के बीच का अगर मैं अंतर निकालूं तो वो क्या होता है? मार्जिनल डैमेज। तो इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है जो इनके बीच का अंतर है ये पूरा का डिफरेंस क्या है? ये पूरा का पूरा डिफरेंस क्या है? मार्जिनल डैमेज। या फिर मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि ये जो हमारा बच्चों क्या है? मार्जिनल डैमेज। मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि ये जो हमारा मार्जिनल डैमेज है, तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, क्या बोला मैंने? ये MD, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये दोनों के दोनों एरिया आपस में बच्चों कैसे है? इक्वल है। ये दोनों के दोनों एरिया आपस में इक्वल है। मैं इसकी बात करूं या मैं इसकी बात करूं, दोनों का मतलब सेम है, क्योंकि इन दोनों के बीच का अंतर क्या होता है? मार्जिनल डैमेज। और मार्जिनल डैमेज आपका ये रहा, तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों इक्वल है। होपफुली समझ में आ गया होगा। मैं इस चीज़ को फिलहाल मिटो रहा हूँ बिकॉज हमें इसकी अभी नीड नहीं है, बस आपको फिलहाल मैंने बताया। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई भैया। आगे बोलता है SMC कर्व इज अबव द PMC। जो SMC कर्व है वो PMC से ऊपर है, क्योंकि इसके अंदर PMC और M दोनों शामिल है। तो जो SMC कर्व है वो क्या है? SMC कर्व बच्चों क्या है? SMC कर्व इज द सम ऑफ PMC प्लस मार्जिनल डैमेज। इसलिए SMC सबसे ऊपर है बिकॉज इसमें ये और ये दोनों ही शामिल हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे PMC कर्व इंटरसेक्ट करता है मार्जिनल बेनिफिट को एट पॉइंट E नहीं आएगा, थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। PMC कर्व ने मार्जिनल बेनिफिट को G पर, बेटा कहां पर? यहां लिखेंगे G। PMC कर्व ने मार्जिनल बेनिफिट को G पर कट किया। G हमारा क्या बन गया? इक्विलिब्रियम पॉइंट। और यहाँ पे OQ क्या है? OQ इज द मार्केट क्वांटिटी। और इसके नीचे अगर मैं आऊं, G के नीचे आऊं, अगर मैं कहां पे आऊं? G के नीचे, तो क्या हमारे OQ हमारी है मार्जिनल क्वांटिटी। लेकिन सोशल ऑप्टिमल पॉइंट या सोशल ऑप्टिमल प्रोडक्शन इज OQ1। लेकिन समाज क्या चाहता है? सोशल ऑप्टिमल प्रोडक्शन मतलब वो प्रोडक्शन जो समाज चाहता है, और समाज चाहता है कि प्रोडक्शन OQ पर ना होकर प्रोडक्शन OQ1 पर हो। सोशल ऑप्टिमल पॉइंट हमारा क्या है? OQ1। मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं कि ये OQ है बच्चों हमारा। OQ को मैं बोलूंगा सोशली इनएफिशिएंट। यह समाज की नजरों में ये वाला पॉइंट अच्छा नहीं है। समाज चाहता है कि प्रोडक्शन OQ पर ना हो, बिकॉज OQ पे प्रोडक्शन होगा तो समाज को नुकसान ज्यादा होगा। ये सोशली इनएफिशिएंट है। ठीक है ना? समाज क्या चाहता है? समाज चाहता है प्रोडक्शन OQ पर हो। अगर प्रोडक्शन OQ पर होगा, इसे क्या बोलेंगे? इसको बच्चों बोला जाएगा सोशली एफिशिएंट पॉइंट। समाज की नजरों में OQ अच्छा पॉइंट है, जब OQ1 अच्छा पॉइंट है और OQ अच्छा पॉइंट नहीं है। ब्रैड चाहता है प्रोडक्शन OQ पर हो, जबकि लीजा चाहती है प्रोडक्शन OQ1 पर हो। इनके बीच बार्गेनिंग कैसे होगी? अभी मैं फिलहाल उस पर आऊंगा। ठीक है, तो आगे लिखा है, इसके आगे लिखा है कि सोशल ऑप्टिमल प्रोडक्शन OQ1 पर है, जो कि डिटरमाइन किया गया है किस पर? पॉइंट E1 पर नहीं, यहां पे आएगा D। देखो ना, OQ1 कैसे आया? इस D के थ्रू। जब सप्लाई कर ने डिमांड कर को D पर कट करा तब क्या मिला? OQ1। तो उसको D पर जो है डिटरमाइन किया गया है, जहां पर SMC
सोसाइटी का मार्जिनल कॉस्ट या फिर सोसाइटी का सप्लाई कर्व जब किसी का कट करता है, एमबी कर्व को, मार्जिनल बेनिफिट को या फिर डिमांड कर्व को, तो जहां पे कट किया डी पर वो हमारा क्या बन गया, सोशली एफिशिएंट पॉइंट। बताओ इतनी बात समझ में आई जी? इतनी बात समझ में आई। अब जरा मेरी बात को सुनना, अब आपका आएगा मेन चीज। अब बोलता है, यहां से आपकी आएगी मेन चीज। अब बोलता है इफ इकोनॉमी मूव फ्रॉम अ सोशली इनएफिशिएंट लेवल ऑफ आउटपुट OQ टू अ सोशली एफिशिएंट लेवल ऑफ आउटपुट OQ1। बोलता है अगर इकोनॉमी मूव होती है सोशली इनएफिशिएंट से, इट मींस OQ से, कहां पर, सोशली एफिशिएंट पर, OQ1 पर, तो क्या होगा? मतलब कहने का यह है अगर इकोनॉमी इस OQ से OQ1 पर मूव होती है, यहां से यहां पर मूव होती है, तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इससे क्या होगा? तो मेरी बात सुनो, जब समाज यहां से यहां पर मूव होगा तो सबसे पहले ब्रेड का नुकसान होगा, क्योंकि ब्रेड चाहता था प्रोडक्शन OQ पर हो, और मान लो अब प्रोडक्शन OQ पर नहीं हो रहा, प्रोडक्शन थोड़ा कम हो रहा है, तो यहाँ पे ब्रेड का नुकसान होगा। अब उस ब्रेड का नुकसान कितना होगा, एक तो वो करना है कैलकुलेट, दूसरा यहाँ पे लीजा का फायदा होगा, यहाँ पे समाज का फायदा होगा, बिकॉज समाज इस ही पॉइंट पर रहना चाहता था। अगर समाज यहाँ पे रहता तो समाज के लिए नुकसान था। अब समाज अपने पॉइंट पे आ गया, सोशली एफिशिएंट पॉइंट पे आ गए, लीजा इस पॉइंट पे रहना चाहती थी, तो इस पॉइंट पर रहने के लिए, इस पॉइंट पर आने के बाद अब लीजा को कितना बेनिफिट हुआ, समाज को कितना बेनिफिट हुआ, हमें उसको भी कैलकुलेट करना है। तो अगर हम सोशली इनएफिशिएंट से सोशली एफिशिएंट पॉइंट पे आएंगे तो ब्रेड का नुकसान होगा और लीजा का गेन होगा, प्रॉफिट होगा, और वो कितना होगा हम उसको भी कैलकुलेट करते हैं। लेकिन उससे पहले अब जरा देखो, जो मैंने क्वेश्चन छोड़ा था, क्या यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक बार नहीं पूछा गया? पूछा गया है। क्या बोला गया है कि डायग्राम की हेल्प से बताओ गेन एंड लॉसेस टू सोसाइटी, कि समाज को कितना फायदा हुआ और कितना नुकसान हुआ। कब? फ्रॉम मूविंग फ्रॉम अ सोशली इनएफिशिएंट लेवल ऑफ आउटपुट टू अ सोशली एफिशिएंट लेवल ऑफ आउटपुट इन प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि मान लो देश में क्या है, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, और उस केस में अगर एक इकोनॉमी सोशली इनएफिशिएंट लेवल से सोशली एफिशिएंट लेवल की ओर अगर मूव करती है तो उसको मूव करने से समाज को कितना नुकसान और कितना फायदा होगा, एक बार वो बताइए विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। और आप देखेंगे हम बेटा वही तो अब सीखने का प्रयास कर रहे हैं कि समाज को कितना नुकसान कितना फायदा होगा। तो यहाँ पे लिखा है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस्ट बाय बार्ट, कैलकुलेशन ऑफ गेन बाय लीजा, कैलकुलेशन ऑफ मार्जिनल प्रॉफिट लॉस्ट बाय बार्ट का मतलब क्या है समझो। अब जरा समझना इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है, लिखा हुआ है लेकिन मैं आपको अपने तरीके से इसको एक्सप्लेन करता हूं, फिर इसको पढ़ भी लेंगे, ठीक है। अब जरा मेरी बात को समझने का प्रयास करना। लेक्चर थोड़ा लंबा बन सकता है बट लेक्चर बड़े ही काम का है, ठीक है, समझो बेटा मेरी बात सुनो। अगर ब्रेड को अपना प्रॉफिट निकालना है तो ब्रेड अपना प्रॉफिट कैसे निकालेगा? यहां पे बच्चों बात कर रहा हूं मैं किसकी, यहां पे लिख भी रहा हूं मैं, यहां पर बच्चों बात कर रहा हूं मैं किसकी, बार्ट की, या इसको ब्रेड, मैं ठीक से बोल नहीं पा रहा बट कोई नहीं, यहां मैं बार्ट की या ब्रेड की बात कर रहा हूं। इसको अपना प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट कैसे निकालेगा? तो मेरी बात सुनो, प्रॉफिट किस प्रकार निकाला जाएगा भाई साहब? प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है आपको जो भी पैसा मिला उसमें से अपनी कॉस्ट माइनस कर दो, आपको जो भी पैसा मिला, ठीक है, उसमें से अपनी कॉस्ट माइनस कर दो, आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। आपको पता है मार्जिनल बेनिफिट कर्व को हम लोग डिमांड कर्व भी कहते हैं, और डिमांड कर्व शो करता है प्राइस को कि आपको आपकी क्वांटिटी के लिए कितना प्राइस मिला। मेरी बात समझना। तो ये मान लो मेरा क्या है, ये मेरा मार्जिनल बेनिफिट है, मैं इसी को डिमांड कर्व भी बोलता हूं, और सुनो इसी को बच्चों मैं प्राइस भी बोलता हूं, इसी को मैं प्राइस कर्व भी कहता हूं। याद रखो डिमांड कर्व को ही प्राइस कर्व भी कहते हैं। मेरी बात समझना। तो अगर मैं इस प्राइस में जो मेरे को प्राइस मिला वस्तु बेच के वो, उसमें से माइनस कर दूं जो मेरी कॉस्ट आई वो,
तो बीच का डिफरेंस क्या होगा? प्रॉफिट। तो अगर मैं मान लो यहां पे रफली लिखूं, रफली कि प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो जो मेरे को पैसा मिला, प्राइस मिला, मार्जिनल बेनिफिट, अगर उसमें से माइनस कर दूं प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट, ब्रेड को जो कॉस्ट आई, ब्रेड कौन है? इंडस्ट्रियलिस्ट, उसको जो कॉस्ट आई अगर वो माइनस कर दे तो ब्रेड को अपना प्रॉफिट मिल जाएगा। तो मेरी बात सुनो, अगर ब्रेड ओ क्यू तक प्रोडक्शन करता है, कहां तक? ओ से लेके क्यू तक प्रोडक्शन करता है, तो देखो ये है ब्रेड का पैसा, ये है ब्रेड की कॉस्ट। अगर उसके पैसे में से कॉस्ट घटा दूं तो पैसा और कॉस्ट के जो बीच का अंतर है वो क्या होगा? ब्रेड का प्रॉफिट। तो अगर मैं, बस ध्यान से देखना, अगर मैं ब्रेड का प्रॉफिट निकालूं तो यहां से लेके ये और ये बच्चों क्या है? इतना। यस बच्चों, इतना है ब्रेड का प्रॉफिट। यस, इतना क्या है? ब्रेड का प्रॉफिट। कैसे है? वो ऐसे है, ये है मेरा मार्जिनल बेनिफिट, ये है मेरी मार्जिनल कॉस्ट, और बेनिफिट और कॉस्ट, बेनिफिट और कॉस्ट, बेनिफिट और कॉस्ट के बीच का अंतर क्या है? ये हो रहा है इसको उतना प्रॉफिट। कब? अगर वो OQ पर प्रोडक्शन करे। लेकिन अब क्या बोला गया उसको बोला गया आप OQ1 पे प्रोडक्शन करो तो क्या होगा? अगर ब्रेड OQ1 पे प्रोडक्शन करेगा, अगर ब्रेड OQ1 पे प्रोडक्शन करेगा तो ब्रेड को नुकसान कितना होगा? तो अगर ब्रेड OQ1 पर आएगा तो मैं चेंज करता हूं हाइलाइटर, लेता हूं मैं ग्रीन, तो अब देखो अब कितना प्रॉफिट होगा। तो अब OQ1 तक करना प्रोडक्शन, देखो यहां से लेके ऐसे ये और ये। यस, अब क्योंकि प्रोडक्शन OQ1 तक करना है तो इस वाले केस में जो हमारा ब्रेड है उससे केवल इतना प्रॉफिट होगा। अब बताओ पहले वाले केस में ब्रेड को इतना प्रॉफिट हो रहा था क्योंकि वो यहां तक Q तक प्रोडक्शन कर रहा था। अब की वाले केस में ब्रेड को केवल इतना ही प्रॉफिट हो। क्यों? बिकॉज अब उसे केवल Q1 तक प्रोडक्शन करना है। तो ये जो मेरे बीच का एरिया आया, ये जो मेरे बीच का एरिया आया, क्या इतना ब्रेड को नुकसान नहीं हो गया? जी हां, इतना ब्रेड को नुकसान हुआ। उसका पहले प्रॉफिट इतना था, अब प्रॉफिट घट के इतना रह गया। तो ये क्या है? ये जो रेड एरिया आया इतना हो गया हमारे ब्रेड को नुकसान। उसका प्रॉफिट का लॉस, मैंने वर्ड बोला प्रॉफिट का लॉस है, उसके प्रॉफिट का लॉस हो गया। उसको पहले इतना प्रॉफिट हो रहा था, अब उसको केवल इतना प्रॉफिट हो रहा है, तो उसने अपना कुछ प्रॉफिट खो दिया, उसके पास से कुछ प्रॉफिट चला गया, अब प्रॉफिट नहीं हो रहा। इसको बोलूंगा प्रॉफिट लॉस्ट बाय ब्रेड। तो यहां पे लिख दिया मैंने, ये एरिया क्या शो कर रहा है जी? लीजिए, ये एरिया शो कर रहा है प्रॉफिट लॉस्ट बाय ब्रेड। समझ में आ गया? जी हां, इतना समझ में आ गया। अब बात करते हैं लीजा की। किसकी? लीजा की। अब बात समझो लीजा की क्या हो रहा है। अगर पहले प्रोडक्शन OQ तक होता, अगर प्रोडक्शन OQ तक होता तो लीजा को कितना नुकसान झेलना पड़ता? तो जरा समझो, प्रोडक्शन अगर OQ तक होता तो मार्जिनल डैमेज, ये इतना जो नुकसान है, इतना डैमेज लीजा को झेलना पड़ता, इतना नुकसान OQ तक प्रोडक्शन हो रहा है ना, तो मार्जिनल डैमेज इतना झेलना पड़ता। लेकिन अब प्रोडक्शन कम होगा, अब प्रोडक्शन कम तो नुकसान कम, अब प्रोडक्शन केवल OQ1 तक होगा तो मार्जिनल डैमेज केवल OQ1 तक होगा। तो अब बात करूं तो अब जो है नुकसान, अब नुकसान लीजा को केवल इतना होगा, इतना नुकसान होगा। इसका मतलब क्या है? ये नुकसान उसका कम हो गया। नुकसान पहले इतना हो रहा था, अब नुकसान केवल इतना होगा। तो ये वाला एरिया ABFE ये क्या हो गया? ये उसका नुकसान घट गया। इट मींस क्या? नुकसान घटने मतलब क्या है? उसको गेन हो गया, अब उसको इतना नुकसान नहीं झेलना पड़ रहा। ये क्या हो गया? लीजा का फायदा। तो इसको मैं बोलूंगा गेन बाय लीजा। लीजा को इतना फायदा हो गया। क्यों? लीजा को पहले इतना पे करना पड़ रहा था, अब केवल इतना पे करना पड़ रहा है। लीजा को
ABFE, क्या बोला मैंने, लीजा को ABFE का फायदा हो गया, जबकि ब्रैड को CGD का नुकसान हो गया। तो इट इज द गेन बाय लीजा एंड इट इज द प्रॉफिट लॉस्ट बाय ब्रैड। बताओ इतनी बात समझ में आई डायग्रामेटिकल या नहीं आई? होपफुली इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो मैं पहले इन सब चीज़ों को रब करता हूँ जो फिलहाल किसी काम की नहीं है। ये यहाँ पे आपका आएगा C, ठीक है। वेट अ मिनट, अरे ठीक है, बताओ आपको डायग्राम तक क्लियर है? अरे बोलो, हाँ जी, ठीक है। चला जा, हट जा, नहीं हट रहा, अबे सॉरी, चलिए छोड़िए, कोई बात नहीं। हाँ भाई, तो ये क्या हो गया, अगर मैं इसको भी शेड कर दूं, मान लो इसको मैंने शेड कर दिया पर्पल से, तो ये क्या हो गया जी, हो गया लीजा का गेन। लीजा को इतना फायदा, तो बताओ क्या आपको ये कैलकुलेशन क्लियर है कि ब्रैड को लॉस कितना हुआ और लीजा को फायदा कितना हुआ अगर मैं सोशली इनएफिशिएंट से सोशली एफिशिएंट पे आता हूं? तो यहाँ पे आपको लॉस और बेनिफिट तो देखने को मिल गया, और आप देखेंगे तो वही बात यहाँ लिखी है मैंने कि अगर मुझे निकालना है बार्ट को कितने प्रॉफिट का लॉस हुआ, उसे कितना प्रॉफिट खोना पड़ा, तो क्या आ गया, उसका आ गया एरिया CGD, उसको CGD के बराबर लॉस झेलना पड़ा, जो कि लिखा है मैंने क्या, CGD। और अगर बात करूं किसकी, लीजा की कितना गेन हुआ, तो लीजा को जो गेन हुआ वो ABFE के बराबर हुआ, लिखा भी है मैंने क्या, ABFE। बाकी आप ये पढ़ लेंगे कैसे हुआ, समझ में इतना आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर मैंने बात करी कैलकुलेशन ऑफ कंपनसेशन गिवन टू ब्रैड। ब्रैड को अगर मैं कंपनसेशन की बात करूं, जरा समझना ये लाइन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जब मैं पढ़ाऊंगा कोस थ्योरम, तो कोस थ्योरम में ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। अब समझो ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि अगर हम यहां से यहां पे आ रहे हैं तो पहली बात ब्रैड आना चाहेगा। भाई ब्रैड क्यों आएगा, उसके ऊपर कोई वो थोड़ी कंपल्सन। हम यहां पर एज्यूम कर रहे हैं कि गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं है। क्या बोल रहा हूं, हम यहां पर एज्यूम क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं है। तो भैया गवर्नमेंट का जब इंटरफेयर नहीं है तो ब्रैड तो अपना OQ तक ही प्रोडक्शन करना चाहेगा। ब्रैड क्यों आएगा Q1 पे, ब्रैड Q1 पे क्यों आना चाहेगा, भाई नहीं आना चाहेगा। लेकिन हाँ, ब्रैड Q1 पे आ जाएगा, ब्रैड Q1 पे आ जाएगा अगर उसको बोला जाए कि भाई जितना नुकसान तेरा हो रहा है वो नुकसान का पैसा हम भरपाई कर देंगे, बस तू प्रोडक्शन Q1 पे कर ले। इट मींस अब बात की जा रही है ब्रैड को कंपनसेशन देने की, कि ब्रैड का जो नुकसान हुआ अगर हम उसके नुकसान की भरपाई कर दे, अगर हम उसको कंपनसेशन दे दे, तो मेरे ख्याल से ब्रैड मान जाएगा। और ब्रैड जब मान जाएगा तो फिर प्रोडक्शन जो है वो Q1 पे करने को रेडी हो जाएगा। अब कितनी कंपनसेशन देनी चाहिए, कितनी उसकी बनती है, आइए इस पर भी एक बार चर्चा करते हैं। तो मेरी बात सुनो, एक बात बताओ, जब ब्रैड यहां से यहां पे आएगा तो ब्रैड को इतना लॉस हो रहा है, ब्रैड को इतना लॉस हो रहा है, तो ब्रैड क्या बोलेगा कि भाई देखो जितना मेरे को लॉस हो रहा है CGD का ब्रैड को लॉस हो, तो ब्रैड क्या बोलेगा कि भाई देखो जितना मेरे को लॉस हो रहा है मेरे को मिनिमम उतना तो कंपनसेशन चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लो, एग्जाम्पल के तौर पर मान लो यहां पे ब्रैड को 5 रुपए का लॉस हो रहा है, तो ब्रैड क्या बोलेगा कि भाई मैं अगर OQ से OQ1 पे आता हूं, मूव करता हूं, तो मेरा 5 रुपए का लॉस हो रहा है। अगर तुम मेरे को मेरे 5 रुपए दे दो तो मैं अपना प्रोडक्शन Q1 पे लेके आ जाऊंगा। हाँ, तुम मेरे को 4 रुपए दोगे, तुम मेरे को 3 रुपए दोगे, तब नहीं मानूंगा मैं, तब नहीं मानूंगा, बिकॉज 5 का लॉस, तब तो मैं अपना प्रोडक्शन OQ पर ही करूंगा। हाँ, 5 रुपए का लॉस हो रहा है, तुम मेरे को पूरे 5 रुपए दे दो, हाँ उससे ज्यादा भी दे सकते हो, उससे कम नहीं।
तो मैं अपना प्रोडक्शन Q1 पे कर लूंगा। तो मतलब बताओ, अगर मैं यहां पे लिखूं, ये तो हटाओ उसको, तो जरा मुझे मतलब बताओ, अगर मैं यहां पे लिखूं तो मिनिमम कंपनसेशन, मिनिमम कंपनसेशन ब्रैड कितनी मांग रहा है? ब्रैड बोल रहा है मिनिमम कंपनसेशन बाय ब्रैड या बाट, यार कुछ भी कह दो, कितनी मांग रहा है? तो बाट कह रहा है या ब्रैड कह रहा है कि मिनिमम कंपनसेशन मेरे को मिलनी चाहिए एरिया CGD, कि CGD का लॉस हो रहा है। अगर आप मेरे को एरिया CGD के बराबर, अगर आप मेरे को एरिया CGD के बराबर पेमेंट कर दो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब बात करें लीजा की, तो लीजा को कितना भाई, क्योंकि पेमेंट कौन करेगा? लीजा बोल रही है ना कि प्रोडक्शन Q1 पे करो, मैं आपको पेमेंट दूंगी। तो पेमेंट कौन देगा? पेमेंट देगी लीजा। पेमेंट कौन देगा? पेमेंट देगी लीजा। अब बताओ लीजा ब्रैड को कितना पेमेंट देगी और कितना पेमेंट दे सकती है? तो पहले मेरी बात सुनो, एक बात देखना, लीजा को इतना फायदा हो रहा है, और अगर थोड़ा दिमाग लगाओ तो ये वाला एरिया इस ट्रायंगल के एरिया से ज्यादा है, ये वाला एरिया ज्यादा है और ये ट्रायंगल का एरिया कम है। इसका मतलब ब्रैड को नुकसान 5 का हो रहा है, लेकिन लीजा को जो बेनिफिट है, बेटा मान लो यहां लिखा है मैंने क्या, 10, लीजा को बेनिफिट 10 का हो रहा है। तो लीजा क्या करेगी? इस 10 रुपए में से 5 रुपए ब्रैड को दे देगी। लीजा इस 10 रुपए में से 5 रुपए ब्रैड को दे देगी और 5 रुपए अपने ले लेगी और एंजॉय करेगी। यहां पे ब्रैड भी खुश हो गया और लीजा भी खुश। लीजा खुश क्यों? बिकॉज अब प्रोडक्शन Q1 पे हो रहा है। तो लीजा की बात की जाए तो लीजा मैक्सिमम कितना कंपनसेशन ब्रैड को दे सकती है? तो लीजा मैक्सिमम पूरे 10 के 10 रुपए ब्रैड को दे सकती है, या फिर बोलूंगा लीजा ABFE के बराबर ब्रैड को पेमेंट कर सकती है। तो मैंने क्या बोला? मैक्सिमम कंपनसेशन गिवन बाय लीजा। तो लीजा मैक्सिमम टू मैक्सिमम ब्रैड को कितना देगी? तो लीजा देगी ब्रैड को एरिया ABFE के बराबर। तो इसका मतलब क्या है? कंपनसेशन 5 से 10 रुपए के बीच रहेगा, कि ब्रैड बोल रहा है कम से कम 5 रुपए चाहिए और लीजा बोल रही है ज्यादा से ज्यादा मैं केवल 10 पे कर सकती हूं, बिकॉज मेरे को 10 का फायदा हुआ है। तो 5 रुपए और 10 रुपए के बीच कहीं सेटलमेंट होगी और तब जाकर कहीं जो है कंपनसेशन ब्रैड को दिया जाएगा। तो अगर मैं थोड़ा इसको मैथमेटिकली कहना चाहूं तो बताओ, एक्चुअल कंपनसेशन किस प्रकार निकालेंगे? तो अगर एक्चुअल कंपनसेशन की बात की जाए, अगर एक्चुअल कंपनसेशन की बात की जाए तो ब्रैड बोलता है कि मेरे को जो पैसा चाहिए या तो वो चाहिए एरिया CGD के बराबर या उससे ज्यादा। यस, अगर बात करूं एक्चुअल कंपनसेशन की तो ब्रैड क्या बोलता है? मेरे को जो पैसा चाहिए या तो क्या दो, वो पैसा दो CGD के बराबर, ये CGD के बराबर या थोड़ा उससे ज्यादा। जबकि लीजा क्या बोल रही है? मैं तुमको पैसा दूंगी ABFE। लीजा क्या बोल रही है? वेट अ मिनट। लीजा बोल रही है कि मैं तुमको पैसा दूंगी ABFE, या तो तुमको दूंगी पूरे कि सब तुम रख लो, या फिर दूंगी इससे कम, बिकॉज इससे ज्यादा मैं पे कर नहीं सकती, मेरे पास इससे ज्यादा पैसा नहीं है। तो एक्चुअल कंपनसेशन कहीं इसी के बीच लाया करेगा, CGD के बराबर या तो 5 मिलेंगे या फिर 5 से ज्यादा, लेकिन ABFE से कम मिलेंगे, 10 रुपए से कम मिलेंगे या फिर 10 के बराबर मिलेंगे। तो यहां पे जाके कई सेटलमेंट होगी, कहीं जाकर ब्रैड मानेगा और जब ब्रैड मानेगा तब जाके प्रोडक्शन जो है Q1 पर होगा। तो होपफुली किस प्रकार ब्रैड को कंपनसेट किया जाएगा ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप देखेंगे तो यहां पे वही वाली बात लिखी है कि याद रखना एरिया ABFE इज इक्वल टू एरिया CGHD। एक बात और बोली, अगर मान लो मैं इस लाइन को ऊपर ले जाऊं, ये
तो यहाँ पर मैंने एक पॉइंट दे दिया, इसका नाम रखा मान लो मैंने H। याद रखना जो एरिया मेरा ABFE है ये पूरा एरिया और CGHD ये पूरा एरिया बराबर है, बिकॉज मैंने बताया था SMC और PMC के बीच का अंतर क्या होता है, मार्जिनल डैमेज। तो ये आपका बच्चों क्या है, मार्जिनल डैमेज, और ये भी बच्चों क्या है आप लोगों का, मार्जिनल डैमेज। तो ये वाला एरिया मार्जिनल डैमेज और ये वाला एरिया मार्जिनल डैमेज बराबर है। और आपको साफ साफ अब दिख भी रहा है, साफ साफ दिख भी रहा है कि मार्जिनल डैमेज वाले केस में लीजा को गेन हुआ है ज्यादा। मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि लीजा को गेन हुआ इतना, ये CGH, बिकॉज ये एरिया ये सेम है, तो लीजा को गेन हुआ इतना सारा, लीजा को गेन हुआ इतना सारा, जबकि ब्रैड को लॉस हुआ इतना। ठीक है, ओके। आगे बोलता है इसके अंदर ऑल्सो नोट दैट, याद रखना जो ब्रैड को लॉस हुआ है CGD का वो कम है लीजा के गेन। वही बात तो मैंने बोली कि लीजा को गेन हुआ है इतना ज्यादा ABFE के बराबर या फिर CGHD के बराबर, जबकि ब्रैड को लॉस हुआ है कम CGD के बराबर। ठीक है, आगे बोलता है ब्रैड या बार्ट विल एग्री टू प्रोड्यूस आउटपुट एट OQ1 इफ ही इज कंपनसेटेड बाय लीजा। तो ब्रैड बोलता है मैं OQ1 पे बना लूंगा, मैं इस पॉइंट पे प्रोडक्शन कर लूंगा, बस क्या करो लीजा से कंपनसेट करवा दो, मुझे पैसा दिलवा दो। ठीक है, अब बात करते हैं कंपनसेशन की। तो 2 पॉइंट आते हैं। पहला, इफ लीजा कंपनसेट टू ब्रैड अमाउंट इक्वल टू एरिया CGD देन ब्रैड विल एग्री टू प्रोड्यूस एट OQ1। अगर लीजा ब्रैड को कंपनसेट करे CGD के बराबर कि जो तुम्हारा लॉस हुआ मैं तुमको उतना पैसा देने को तैयार हूं, तब भी ब्रैड मान जाएगा, वो OQ1 पे आ जाएगा। और आगे बोलता है लेकिन अगर लीजा ब्रैड को कंपनसेट करे CGD से कम, लीजा बोलती है तुम्हारा लॉस कितना हुआ है CGD मतलब 5 रुपए के बराबर, लेकिन मैं तुम्हें कंपनसेट करूंगी CGD से कम, 5 रुपए से कम, केवल 3 रुपए या 4 रुपए। तो ऐसे केस में क्या होगा, ब्रैड जो है विल नॉट एग्री, वो एग्री नहीं होगा OQ1 पे प्रोड्यूस करने के लिए। इसका मतलब है कि मिनिमम कंपनसेशन जो ब्रैड एक्सेप्ट करेगा वो CGD के बराबर एक्सेप्ट करेगा कि मिनिमम जितना मेरा लॉस हुआ CGD का उतना मेरे को मिलना चाहिए। और बात करें मैक्सिमम कंपनसेशन की, तो लीजा मैक्सिमम कंपनसेशन ब्रैड को ABFE या CGHD के बराबर दे सकती है। बात करें लीजा की, तो लीजा ब्रैड को ABFE या फिर CGHD के बराबर दे सकती है। तो अगर दोनों के मिनिमम और मैक्सिमम कंपनसेशन को कंपेयर करें, जो एक्चुअल कंपनसेशन है वो इन दोनों के बीच में लाया करेगा। जो एक्चुअल कंपनसेशन होगा, जो क्या होगा, एक्चुअल कंपनसेशन वो CGD के बराबर या उससे ज्यादा होगा और ABFE के बराबर या उससे कम होगा। मतलब 5 और 10, 5 रुपए इसके बराबर या उससे ज्यादा होगा, लेकिन 10 रुपए के बराबर या उससे कम होगा। ये क्या था, कैलकुलेशन ऑफ कंपनसेशन गिवन टू ब्रैड। तो होपफुली ये आपको सारा का सारा डायग्राम, उसकी एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब जरा हम देखते हैं कि एक्सटर्नलिटीज की इम्प्लीकेशन क्या होती है, उसका प्रभाव क्या पड़ता है, इस डायग्राम की क्या इम्प्लीकेशन है, इसका क्या प्रभाव पड़ा। एग्जाम में ये भी पूछा जा चुका है। तो अगर बच्चों बात करें इम्प्लीकेशन की, तो यहाँ पे 4 बातें पढ़नी है। सबसे पहली इम्प्लीकेशन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नलिटीज। अगर मैं ऐसा मानूं कि एक्सटर्नलिटीज होती नहीं है, मतलब ये मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं और प्रोडक्शन करने से कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ ही नहीं रहा, तो ऐसे केस में क्या होगा, तो ऐसे केस में जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर है, जो प्राइवेट मार्केट वाले हैं, क्या करेंगे, वो बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, क्योंकि प्रोडक्शन करने से कोई नुकसान तो हो नहीं रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से प्रोडक्शन हद से ज़्यादा होगा। एफिशिएंट लेवल जो होना चाहिए उस एफिशिएंट लेवल से भी ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाएगा। अगर हम ऐसा माने एक्सटर्नलिटीज होती ही नहीं है, कोई बुरा इम्पैक्ट पड़ता ही नहीं है। समझ में आ गया। तो पहला पॉइंट आपका यही बोलता है
कि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नलिटीज प्राइवेट फर्म क्या करेगी, प्राइवेट फर्म मे नॉट, वहां में आएगा, मे नॉट प्रोड्यूस सोशली एफिशिएंट लेवल, वो बोल रहा है फिर वो सोशली एफिशिएंट लेवल पे प्रोड्यूस नहीं करेगी, वो क्या करेगी, वो सोशली एफिशिएंट लेवल। फॉर एग्जांपल अगर एक्सटर्नलिटीज है तो हमको पता है हमें प्रोडक्शन यहां तक करना है, इसके आगे जाऊंगा नुकसान होगा, लेकिन मानो एक्सटर्नलिटीज है ही नहीं तो फिर प्राइवेट फर्म को कोई रोक नहीं सकता, वो सोशली एफिशिएंट लेवल पे प्रोडक्शन ना करके वो इससे भी काफी ज्यादा प्रोडक्शन करेगी, बिकॉज कोई रोक टोक नहीं है। लिखा है कि दे प्रोड्यूस टू मच ऑफ द गुड देन द एफिशिएंट लेवल ऑफ आउटपुट, तो एफिशिएंट लेवल से भी काफी ज्यादा प्रोडक्शन जो है ये फर्म्स करेगी। दूसरा बोलता है, सेकंड इंप्लीकेशन बोलता है एफिशिएंसी कैन बी एनहेंस्ड एंड मेजर, एफिशिएंसी को हम अच्छा भी कर सकते हैं और उसको प्रॉपरली मेजर भी कर सकते हैं, माप भी सकते हैं। अब कैसे, ऐसे बताओ, यहां पे दो एफिशिएंसी लेवल है, एक है OQ, OQ वो लेवल है जहां पे प्राइवेट फर्म एफिशिएंट है, और एक है OQ1, एक OQ1 वो लेवल है जहां पे सोसाइटी एफिशिएंट है। तो अगर मैं OQ से मूव होकर OQ1 पे आ जाऊं तो बताओ एफिशिएंसी बढ़ी कि नहीं बढ़ी, बढ़ी, एफिशिएंसी अच्छी हो गई, समाज के पॉइंट ऑफ व्यू से एफिशिएंसी का लेवल बढ़ गया। समाज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम OQ पे प्रोडक्शन करते तो हम इनएफिशिएंट थे, OQ1 पे करेंगे तो एफिशिएंट हो जाएंगे, मतलब क्या, एफिशिएंसी बढ़ गई। अब वो एफिशिएंसी कितनी बढ़ गई उसकी भी कैलकुलेशन करते हैं, और उसकी कैलकुलेशन के लिए जरा थोड़ा दिमाग लगाओ, मेरी बात को सुनने का ध्यान, मेरी बात को ध्यान से सुनना कि अल्टीमेटली समाज को नेट कितना प्रॉफिट हुआ। एक बात बताओ, एक बात बताओ, ये था क्या जी, ये था लीजा को होने वाला गेन, ये था ब्रैड को होने वाला प्रॉफिट। आप इसको लीजा बोल लो या आप इसको सोसाइटी बोल लो कि सोसाइटी को 10 रुपए का गेन हुआ, लेकिन ब्रैड को CGD 5 रुपए का लॉस हुआ। अब सोसाइटी क्या चाहती है, समाज चाहता है कि ब्रैड OQ1 पर प्रोडक्शन करे, तो सोसाइटी को, समाज को या फिर लीजा को जो 10 रुपीज का बेनिफिट हुआ, उस 10 रुपीज में से 5 रुपए लीजा को, ब्रैड को पे करने पड़ेंगे। तो 10 रुपीज में से 5 रुपए लीजा अगर ब्रैड को पे कर दे तो तब भी लीजा के पास 5 रुपए खुद के बचेंगे। इट मीन्स क्या, पेमेंट करने के बाद भी समाज को बेनिफिट हो रहा है, समाज को 5 रुपए का बेनिफिट हो रहा है। और मैंने आपको एक बात बताई थी अभी जस्ट पहले कि ये एरिया ABFE और ये एरिया CGHD आपस में बराबर है। मतलब कहने का ये है कि ये पूरा का पूरा एरिया भी 10 के बराबर है। अगर ये एरिया एग्जाम्पल के तौर पे 10 के बराबर है तो ये एरिया भी पूरा का पूरा 10 के बराबर है। अब इस 10 रुपए में से 5 रुपए CGD किसको दे दिए, ब्रैड को, तो अब भी कितने बचे, अब भी 5 बचे है ना, ये 10 के बराबर है ना, और इस 10 रुपए में से हमने 5 रुपए ब्रैड को दे दिए, तो अब भी कितने बचे, अब भी देखा जाए तो 5 रुपए समाज के पास बच रहे हैं, तो समाज के पास अब भी जो 5 रुपए बच रहे हैं वो क्या हो गया, वो हो गया समाज का बेनिफिट, वो क्या हो गया, समाज का बेनिफिट। तो इसको बोला जाएगा, जो ये एरिया है, कौन सा एरिया, ये GHD, ये G ग्रीन वाला, इस ग्रीन वाले एरिया को बच्चों हम लोग बोलेंगे नेट गेन टू सोसाइटी, कि सोसाइटी को नेट इतना गेन हुआ। अगर बात करें टोटल, तो टोटल तो सोसाइटी को पूरे 10 रुपए का गेन हुआ है, लेकिन 10 रुपए में से 5 रुपए ब्रैड को भी पे करने पड़ेंगे, तो समाज को केवल ये GHD इस एरिया के बराबर या 5 रुपए का ही गेन हुआ। तो यहां पे देखा हमारी एफिशिएंसी यहां से यहां पे आए तो एनहेंस भी हुई, और एनहेंस होने के साथ साथ हम मेजर भी कर पाए कि कितनी एफिशिएंसी हमको बची। 5 रुपए की एफिशिएंसी अभी भी हमको जो है बच रही है। समझ में आ गया? वही वाली बात आपकी यहाँ पे लिखी है कि जब चेंज इन आउटपुट अकर, जब आउटपुट में चेंज आया, आउटपुट में चेंज आने का मतलब है जब OQ से OQ1 पर शिफ्ट हुए तो क्या हो गया, जो ब्रैड है या जो बार्ट है मेड वर्स ऑफ, उसका नुकसान हुआ, उसका टोटल लॉस कितना हुआ, एरिया CGD। जबकि जो लीजा है, लीजा को बेटर ऑफ हुआ, उसको बेनिफिट हुआ, उसको कुल कितना फायदा हुआ,
ABFE के बराबर, या आप उसको CGHD बोल सकते हो। आप इसको ABFE बोल लो या CGHD बोल लो। आगे बोलता है, आगे बोलता है अल्टीमेटली अगर नेट निकाला जाए तो नेट जो है बार्ट को लॉस कितना का हुआ CGD का, बार्ट को लॉस कितना हुआ CGT का, लीजा को गेन कितना हुआ CGHD का, जिसकी वजह से अल्टीमेटली समाज को नेट बेनिफिट कितना हुआ, तो लीजा को या समाज को जो नेट बेनिफिट हुआ वो हुआ GHD का। देखो ना कितना हुआ, वो GHD का समाज को नेट बेनिफिट हुआ। समझ में आ गया? 2 पॉइंट हो गए। थर्ड इंप्लीकेशन, जीरो पॉल्यूशन इज सोशली अनडिजायरेबल। थर्ड पॉइंट बोलता है कि मान लो अगर पॉल्यूशन जीरो ही कर दी जाए तो क्या होगा। तो बेटा मेरी बात सुनो, आज की डेट में आप कुछ भी प्रोडक्शन करो, थोड़ा बहुत तो नुकसान देखने को मिलता ही है। अब इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप प्रोडक्शन करना ही बंद कर दो। अगर आप रोड पे जा रहे हो, कहीं बाहर जा रहे हो, तो भैया व्हीकल के थ्रू जाओगे तो थोड़ा बहुत तो धुआं उससे निकलेगा, थोड़ी बहुत तो परेशानी होगी। इसका मतलब ये नहीं है आप जाना ही बंद कर दो। हम कोई प्रोडक्शन करेंगे तो फैक्ट्री धुआं निकलेगा, केमिकल्स निकलेंगे, तो थोड़ा बहुत नुकसान तो होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि उस पॉल्यूशन की वजह से हम बिल्कुल ही फैक्ट्री बंद ही कर दे, पॉल्यूशन की वजह से हम रोड पर चलना ही बंद कर दे। यस, याद रखना, जीरो पॉल्यूशन इज सोशली अनडिजायरेबल। पॉल्यूशन को कम करना सही है, लेकिन आप पॉल्यूशन को जीरो करने के लिए प्रोडक्शन को बिल्कुल ही बंद नहीं कर सकते, वो समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। तो क्या बोलता है, क्योंकि सिंस मींस क्योंकि एवरी प्रोडक्शन एक्टिविटी इन्वॉल्व सम पॉल्यूशन, हर प्रोडक्शन एक्टिविटी में कुछ पॉल्यूशन शामिल है, तो रिक्वायरिंग जीरो पॉल्यूशन वुड लीड टू अ सिचुएशन ऑफ बैनिंग ऑल द प्रोडक्शन। तो अगर हमको मान लो पॉल्यूशन खत्म करना है तो क्या करना पड़ेगा, उस जीरो पॉल्यूशन के लिए हमें सभी प्रोडक्शन एक्टिविटी को बैन करना पड़ेगा, जो कि सोशली इनएफिशिएंट है। सभी प्रोडक्शन को बंद कर देना एक अच्छी बात नहीं है। और आखिरी पॉइंट बोलता है एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन ऑफ सोशली एफिशिएंट आउटपुट लेवल। ये बोलता है कि वैसे तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि समाज में इतना नुकसान हुआ, इतना जो है समाज के लोगों को मार्जिनल डैमेज हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन ऑफ सोशली एफिशिएंट आउटपुट लेवल। फॉर एग्जांपल हमने डायग्राम के अंदर भी बनाया कि ये पॉइंट हमारा क्या है, सोशली एफिशिएंट पॉइंट है, लेकिन इन प्रैक्टिकल लाइफ इस पॉइंट को अचीव करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि समाज को कितना लॉस हुआ, उसको मॉनेटरी टर्म्स में हमारे प्रोडक्शन करने की वजह से सोसाइटी को कितनी कॉस्ट आई, कितना नुकसान हुआ, उसको मॉनेटरी टर्म्स में मेजर करना काफ़ी मुश्किल होता है, उसका मार्जिनल डैमेज कर्व बनाना काफ़ी मुश्किल होता है। और इसी वजह से सोशली एफिशिएंट पॉइंट प्राप्त करना भी काफ़ी मुश्किल होता है। हमें कहाँ तक प्रोडक्शन करना चाहिए, इस चीज़ की कैलकुलेशन करना भी काफ़ी मुश्किल होता है। समझ में आ गया? तो वही पॉइंट यहाँ पे जो है कहा जा रहा है। जो रियल डिफिकल्टी है वो ये आती है कि किस प्रकार हम पॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करें, उसकी वैल्यू निकालें, किस प्रकार हम डैमेज को आइडेंटिफाई करें, किस प्रकार हम मार्जिनल डैमेज कर्व को लोकेट करें कि मार्जिनल डैमेज कर्व कितना बनना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए, नीचे आना चाहिए। इन सब की कैलकुलेशन करना आसान नहीं होता। तो ये क्या था आपका, ये था बच्चों आपका चौथा इंप्लीकेशन। तो यहां पर होपफुली अच्छे से अब समझ में आ गया होगा इंप्लीकेशन क्या था, ब्रैड को कंपनसेशन कैसे मिला, उनके प्रॉफिट और लॉस का किस प्रकार कैलकुलेशन हुआ, डायग्राम को एक्सप्लेन कैसे किया, ये सारी बातें हमने कवर कर ली। और अगर अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप इसका आंसर बहुत ही आसानी से और अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो बताइए क्या आपको इतना समझ में आया? वीडियो लेंथी हो गई है बट होपफुली समझ में अच्छे से आ गई होगी। अब आगे जो मैं लेक्चर पढ़ाऊंगा वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगे, बिकॉज आपने अपने बेसिक को बहुत ही अच्छे से कवर कर लिया। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। चलिए।